हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, अंतरिम बजट से देशवासियों पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि निर्मला सीतारमण पहले भी कह चुकी थी कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी, लेकिन नितिन, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को दिशा दिखाने का ये बजट काम करेगा और लगातार गवर्नमेंट जो है वो न्यू टैक्स रिजीम पर फोकस कर रही है, इससे इसके क्या मायने? न्यू टैक्स रिजीम अगर हम देखें, पहले 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, 2.5 लाख से ऊपर हर देशवासी को आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन 5 लाख तक हमारे पास एक सेक्शन होता है 87 करके, जिसमें 5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो नई स्कीम में पिछली बार अल्टरनेट स्कीम लाकर इसको 7 लाख तक भारत में कोई टैक्स पे करने की आवश्यकता ना करके, तो इस बार कोई ऐसा अलग बदलाव देखने को इनकम टैक्स में नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं आगे और राहत मिलेगी। ठीक है, तो हमारे साथ लगातार प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी जुड़ी हुई हैं, और नेहा धवन हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत नेहा धवन जी। और सबसे पहले नेहा धवन, आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, लोगों को खासी उम्मीदें थी इस बजट से, आप कितना मानती हैं कि लोगों की आस पर, देशवासियों की आस पर ये खास बजट, अंतरिम बजट कितना खरा उतरा है? देखिए वसंत जी, आज जो निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट जो पेश किया है, ये पिक्चर है अगले भारत की। जिस तरह से पिछले समय से 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी है, चाहे वो निवेश के मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे जीडीपी के मामले में हो। ये जो अंतरिम बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये भी अगले जो 5 वर्ष होने वाले हैं, भारत किस दिशा में बढ़ेगा, 2047 तक का परिदृश्य जो नरेंद्र मोदी जी हमेशा बात करते आए हैं कि भारत को किस और जाना चाहिए, ये उसकी एक छोटी पिक्चर है। और जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि हम नए कॉरिडोर्स की शुरुआत करने वाले हैं, या उनमें जो भारतीय निवेश जो है वो पहले से अब बढ़ा है, जीडीपी किस तरह से इंक्रीज हुई है, केवल कर की ही बात नहीं है। हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज भारत जो है, जो बुनियादी ढांचा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपैरिजन अगर हम करें तो उनके बराबरी तक पहुंचने वाला है। किस तरह से हम विकासशील जो है देश से विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उसी परिदृश्य को दर्शाने वाला आज ये अंतरिम बजट रहा। महिलाओं और युवाओं को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से हम अभी कार्यरत रहे हैं, चाहे हमने जो है लखपति महिला दीदी बनाने की बात कही हो, उसमें भी हमने इस अंतरिम बजट में दिखाया है कि किस तरह से हम और अधिक महिलाओं को उस दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास जारी रखेंगे। युवाओं के लिए जहां तक स्टार्टअप की बात रही है, या उन्हें लोन देकर स्वरोजगार की तरफ अग्रसर करने की बात रही है, मोटिवेट करने की बात रही है, इस अंतरिम बजट में भी ये प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर जो पहले शिक्षा नीति आई थी, उसमें कुछ सुधार के चरण जो है वो चरणबद्ध प्रक्रिया से जारी हैं, और बहुत जल्दी जो है वो शिक्षा नीति संपूर्ण देश में लागू होने वाली है। इस ओर भी हम अग्रसर हैं। तो यह अंतरिम बजट जो है, जैसे कहते हैं ना कि 3 महीने का अगर ये बजट है, तो उसमें हमने आगे 2047 तक का जो परिदृश्य है वो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया है कि किस तरह से हम सभी क्षेत्रों में समान विकास की बात करते हैं, और वो हमने पूर्ण भी किया है पिछले 10 वर्षों में। और आगे आने वाले जो समय है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व की सरकार को लेकर, तो हमने जनता को ये परिदृश्य दिखाया कि जिस तरह से 10 साल में हमने देश के लोगों के लिए, देश के भविष्य के लिए बात की है, सोचा है और काम किया है, उसी तरह से हम अगली जो सरकार हमारी बनने जा रही है लोकसभा में, जो जनता हमें समर्थन देगी, उसमें लेकर भी हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैसा ही रहने वाला है, चाहे वो घरेलू पर्यटन की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात। देखिए नेहा धवन, ये बात तो देखिए हमें पता है कि देखिए अंतरिम बजट है, कोई लंबी चौड़ी घोषणा इसमें नहीं होती है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि देश को दिशा दिखाने का काम करेगा ये अंतरिम बजट, उसके बाद से लोगों की उम्मीदें तो बेहद बड़ी थी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, सैलरीड क्लास में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो और किसानों के लिए भी क्या बदलाव, क्या बड़ा बदलाव आपने देखा इस बजट में, अंतरिम बजट में, जो कहा जा रहा था कि किसानों के लिए बेहद खास होगा? आपका क्या नजरिया?
देखिए, जितना जितना अभी हम इस बजट को लेकर समझ पाए हैं, उसमें एक बात तो तय है कि किसानों के लिए अगर किसी ने सोचा है तो दूसरी जितने भी सरकारें अब तक देश में रही हैं या हरियाणा राज्य में रही हैं, वो सब दावा करती आई हैं कि हम गरीब और कमेरा वर्ग की सरकारें हैं। लेकिन उन्होंने इस किसानों की जो है, उस समय देखिए आप कितनी आत्महत्याएं होती थी, किसान आंदोलन पर उतरते थे, उन पे लाठीचार्ज होते थे, उन पे मारपीट होता था। लेकिन अब 3 कानून लाने और उसको वापस लेने के बाद भी हमने जो किसानों को सम्मान दिया है, चाहे वो सम्मान किसान निधि के रूप में हो, चाहे वो फसल बीमा योजना के रूप में हो, और चाहे उनकी आय को दोगुना करने की बात हो, और चाहे जो परंपरागत खेती को अलग रखकर नए जो खेती के प्रावधान है उनको बढ़ावा देने की बात हो, किसानों को हमने ट्रेनिंग से लेकर और उन्हें जो आय की सहायता जो है वो भी प्रदान की है। और जिस तरह से किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति वर्ष हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी कंटिन्यू रहेगा। जरूरी नहीं होता बसंत जी की हर बार कुछ ना कुछ अमाउंट किसी चीज में बढ़ा जाए, लेकिन उसको जारी रखना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको बंद नहीं करना, उससे पीछे नहीं हटना, अपनी कही बात पर खरे उतरना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज जो भारत है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का देश है और युवा देश है। यहाँ पर बहुत अन्य सेक्टर्स भी हैं जिनमें काम करने की आवश्यकता है। देश के अन्नदाता को आप किसान सम्मान निधि के रूप में पर ईयर 6,000 रुपए देते हैं, 2,000 रुपए की किस्तें पर मंथ के अगर अकॉर्डिंग में इसे डिवाइड कर दूं तो पर मंथ 500 रुपए बनता है। आजादी के 75 साल के बाद आय को दुगना बताने का आप काम करते हैं कि किसानों की आय हमने दुगनी कर दी है, लेकिन सरकार की तरफ से 500 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, उसमें भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिलते। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि आजादी के 75 साल के बाद अब अमृत काल कहते हैं इस काल को, कि अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं हम, और प्रदेश के अन्नदाता को, देश के अन्नदाता को एक महीने में केवल 500 रुपए क्या सफिशिएंट लगता है क्या आपको? देखिए बसंत जी, इसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये उनकी आय है। ये तो एक सम्मान निधि है जिसको हम एक सहायता के तौर पर उनको उपलब्ध करा रहे हैं। ना से तो सब कुछ बेहतर है। आप देखिए कि पहली सरकारों के टाइम तक तो किसानों को इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं था, आज हम दे रहे हैं। दूसरी बात, जब हम उनकी आय को दुगना करने की बात करते हैं, मेरे पास में हरियाणा का डाटा है, मैं उससे आपको बता सकती हूँ कि 2014 में जब हमें सरकार मिली थी तब तक जो है 75 लाख हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन था हरियाणा के अंदर। हमने उसको दुगना करके 150 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा दिया। अब किसानों का फसल जो है उपज बढ़ी है तो उनकी आमदन भी अवश्य बढ़ी। हमने 14 फसलों पर एमएसपी पर खरीद की। आज से पहले एमएसपी पर एक भी फसल, सिर्फ एक बार इनेलो के समय में, ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में केवल जो बाजरे की फसल थी वो एमएसपी पर खरीदी गई थी, वो भी सिर्फ एक बार। लेकिन हमने एमएसपी पर 14 फसलों को खरीदा। हमने गन्ने को रेट बढ़ाया, गन्ने का रेट बढ़ाया, धान का रेट बढ़ाया। तो आप देखिए किस तरह से हमने किसानों को बढ़त की तरफ लेकर गए हैं हम। उस पर भी काम होगा, उस पर भी काम होगा, क्यों नहीं होगा। हम जनता के लिए हैं, हम किसानों के लिए, हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं इस काम करने में, तो जरूर किसानों को भी आगे चलकर और लाभ। चलिए ठीक है नेहा धवन, लौटूंगा आपके पास। लक्ष्मीकांत शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है नेहा धवन, आपके पास लौटूंगा मैं। लक्ष्मीकांत शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी देखिए, आज अंतरिम बजट पेश हुआ, किसानों को बड़ी आय थी, उद्योग जगत के लोगों को बड़ी आय थी इस बजट की आस थी कि ये जो खास बजट है शायद हो सके कि हमारी आशों को पूरा करे, हमारी जो उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करे। आपका क्या नजरिया इस अंतरिम बजट को लेकर? खरा उतरता नजर आया है क्या ये बजट? लक्ष्मीकांत शर्मा, आवाज मिल पा रही है आपको? तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ। प्रियदर्शनी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। प्रियदर्शनी जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस अंतरिम बजट को? क्योंकि देखिए आपने भी पूरा बजट सुना, अब ऐसे में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास में कोई बदलाव नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था देश की दिशा तय करेगा ये बजट। आपको लगता है कि जो लोगों की आस थी इस खास बजट के साथ, जो लोगों की उम्मीदें थी, मिडिल क्लास मैन की अगर हम बात कर ले, हमारी उम्मीदें, आपकी उम्मीदें जो भी थी, क्या इस बजट से आप सेटिस्फाई हैं क्या? देखिए, ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी
कि जितने भी मैं भी बजट भी हम लोग सब ध्यान से सुन रहे थे, और इस बजट को ही नहीं, इस पूरी बात को ये लोग अमृत काल बोलते हैं। अगर ये अमृत काल है तो मुझे नहीं समझ में आता कि अपाल क्या है। लेकिन खैर, डिजिटल एरा की बात कर, कुछ मुद्दे जो मैंने यहाँ पे इस बजट को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और कुछ मुद्दों पर मैं केंद्रित करना चाहती हूँ कि ये बजट के बारे में, कि डिजिटल एरा की ये बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसके सिक्योरिटी नॉर्म्स आज भी उतने ही हल्के हैं। मतलब कि अगर आप टेक्निकलिटीज पे जाएंगे तो जो डिजिटल स्कैम है वो हमारे देश में 53% तक बढ़ गए हैं। तो आप डिजिटल एरा इसको कैसे कहते हैं, कैसे अमृत काल कहते हैं। G20 की बात की थी इन्होंने, निर्मला सीतारमण जी इसमें G20 की बात कर रही थी कि G20 से हमारे पूरा विश्व में नाम हो गया। हमें वो तस्वीरें नहीं भूलनी चाहिए जहां पे पर्दे लगा दिए गए थे एक झुग्गी को ढकने के लिए, यानी कि अपनी कमियों को ढकने के लिए इन्होंने पर्दे और बड़े बड़े इमारतें खड़ी कर दी थी, नकली जो कार्डबोर्ड की इमारतें होती हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए। ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे थे, ग्रीन एनर्जी की बात की थी इन्होंने। ग्रीन एनर्जी यानी कि पराली से कितने किसान दुखी थे, किस किस्म की मजबूरी थी, ये पूरे हरियाणा में नहीं छुपा हुआ है, सबको मालूम है। यही पंजाब में किस तरीके से बायोडिकम्पोजिंग के थ्रू हम लोगों ने इससे रेवेन्यू भी जनरेट किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है उधर, तो हमने किस तरीके से वहां पे रेवेन्यू जनरेट किया, किसानों को उससे फायदा हुआ। इनफैक्ट ये खबर हुई हमारी पंजाब में तो ज्यादा थे ना मामले पराली जलाने के। लैंडस्केप के हिसाब से देखिए ना, आप खुद बोलते हैं कि हरियाणा छोटा भाई है पंजाब का, तो अगर लैंडफिल के हिसाब से आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि किस तरीके से हमारी 1.5 साल पुरानी सरकार है। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पे खट्टर साहब की तरह 9 साल से बैठे हुए हैं और तब भी इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। बायोगैस प्लांट की बात करें हम लोग, अगर बायोगैस प्लांट के इन्होंने बोला कि हम किसानों के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी लेके आए हैं। हरियाणा में ऐसे 4 बायोगैस प्लांट, जिनको मैं खुद विजिट करके आई हूँ, 4 बायोगैस प्लांट काम ही नहीं करते हैं। दे आर नॉट वर्किंग पोजीशन पे ही नहीं है। उसमें से एक यमुनानगर है, एक अंबाला में है और 2 इस साइड है, साउथ हरियाणा की साइड में है। रेलवे कंडीशन किसी से भी नहीं छुपी हुई है। अभी भी आपने देखा था कि किस तरीके से छठ पूजा में, दिवाली में किस तरीके से लोग मतलब कहीं से भी जा रहे हैं, कोई भी मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये रेलवे कंडीशन किस तरीके से इन्होंने बेहतर की है, ये सोचने वाली बात है। अभी हाल फिलहाल में ही सबको मालूम है कि किस तरीके से रेलवे की दुर्घटनाएं हुई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस, यानी कि उद्योग, जिससे कि हमें रेवेन्यू आता है। सोचने वाली बात है कि स्टार्टअप इंडिया का इन्होंने बहुत अच्छा इवेंट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़े इवेंट प्लानर है। लेकिन अगर धरातल पे उन चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई देता है। स्टार्टअप इंडिया फंडिंग की बात की थी इन्होंने। अगर आज आप किसी बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में अगर कोई नया युवा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाए, तो जितनी आसानी से निर्मला सीतारमण ने बोला है कि जिस तरीके से फंडिंग मिल रही है, क्या हकीकत में ये फंडिंग मिल रही है? नहीं मिल रही है। हकीकत ये है कि उसको उसी पेपरों के साथ उन्हीं कूड़े के दानों में फेंक दिया जाता है और कोई फंडिंग नहीं मिल रही है। जीएसटी की बात करती हूँ। जीएसटी एक इतना बड़ा बर्डन, इतना बड़ा बोझ हो चुका है आज एक उद्योगपति, एक बिजनेस के लिए। छोटे उद्योगों को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है इस लिहाज से, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी बिजनेस, कोई भी पूरे विश्व में कोई भी बिजनेस जो होता है वो क्रेडिट पे चलता है। ये बात हकीकत है। सारे जितने भी उद्योगपति भाई हैं जो ये सुन रहे हैं, उनको भी मालूम है कि क्रेडिट पे बिजनेस चलता है। आप ये सोचिए कि आपको तो 1 महीने के अंदर जीएसटी भरना है सरकार को, लेकिन आपको पेमेंट आ रही है 90 दिन या 120 दिन के बाद। इसका मतलब कि आपको हर महीने जीएसटी की मार झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपको उधर से भी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि आप कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। टैक्सेशन आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों मिला के बढ़ा दिए हैं। तो जीडीपी से ग्रोथ तो हुआ ना, जीएसटी से जीडीपी हमारा, लेकिन हमारा हुआ है ना। लेकिन उद्योगपति क्या खुश है? आप जाइए उद्योगपतियों से पूछिए। आज आप ये सोचिए ना, आज मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है, जब मुझे खुद पेमेंट जब 120 दिन बाद आती है, तो मुझे क्या ये भार नहीं लगता है कि मैं हर महीने इस किस्म की पेमेंट दूं? ये कितना, ये सरकार को क्या ये बात नहीं सोचनी चाहिए? और मैडम जब जीएसटी नहीं था उस समय जीडीपी को लेकर बात होती थी, जीडीपी लगातार गिर रही है। अब जीएसटी आ गया, जीडीपी ग्रोथ कर रही है, अब जीएसटी को लेकर हल्ला हो रहा है। हमारे साथ
एक्सपर्ट बैठे हैं, ओके। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि किस तरीके से उद्योगों में इस तरीके की मार हुई है। कितने उद्योग, देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ। 9 साल में इस सरकार ने ये किया है कि सिर्फ कैपिटलिज्म को बढ़ाने की कोशिश की है, और जहां पे सोशल रिफॉर्म्स इनको लाने चाहिए थे। इंडियन इकोनॉमी हमेशा से मिक्स्ड इकोनॉमी रही है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इन्होंने कैपिटलिज्म को बढ़ा दिया, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, टाटा, अंबानी, अडानी, जो कि मोदी जी के मित्र हैं, वो सब बढ़ते रहे हैं, और जो छोटे उद्योगों को चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं लूंगा। को 2 मिनट और दे दीजिए, समय की कमी है। 2 मिनट। हम आशा कर रहे थे कि हमें टैक्स एग्जम्पशन में भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। महिलाओं और युवाओं के लिए भी मुझे लगता था कि इस बजट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ रोजगार की योजनाएं, कुछ ऐसा होगा जिससे जरा इनसे ये पूछ लीजिए जी। मुझे नेहा जी प्लीज, दिल्ली के लोगों को इन्होंने कितना फायदा दिया। नेहा जी प्लीज, नेहा जी आपके पास आऊंगा। नेहा धवन जी, मैं आपके पास जब लौटूंगा तो आप अपनी बात रखिए। एग्जम्पशन पे हम लोग बात करते हैं, टैक्स एग्जम्पशन पे यहाँ पे नील बटा सन्नाटा है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बात हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर हुआ है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग गुड़गांव में ही स्टूडियो है, गुड़गांव में ही आपको चक्कर कटवा देती हूँ। कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो पता ही लग रहा है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे कितने ही यहाँ पे पुल है, मतलब ऐसे फ्लाईओवर तैयार कर दिए गए हैं जिनका सिर्फ रिबन कटा गया है, और उसके बाद वो सालों से बन ही रहे हैं, मतलब ऑन प्रोसेस ही चल रहे हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया? रोजगार इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है जिसके ऊपर सोचने की जरूरत है। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान जो है, प्रियदर्शनी जी, अभी आपके सवालों का जवाब मैं ले लेता हूं। नेहा धवन जी, देखिए वसंत जी, जहां तक बात है जीडीपी की हम बात कर रहे थे, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कहाँ चली गई। आज अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी पिछले कुछ समय से 2% और 2.1% पे सस्टेन कर रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है वो आज भी 7% के अप्रोक्सीमेट और 7% पे सस्टेन की हुई है। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप कर्ज की बात कर रहे हैं, कर की बात कर रहे हैं, भारतीय राजस्व को बढ़ाना भी आवश्यकता है। आज अगर हमने कर में जो 7 लाख रुपए की जो इनकम है उसको कर रहित किया है, आप कांग्रेस का समय उठाकर देखिए, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख रुपए तक ही कर तक छूट थी, हमने उसको बढ़ाकर 3 किया, 3.2 किया, फिर 5 किया और फिर अब 7 किया पिछले बजट में। लेकिन इस बार हमने उस स्लैब में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया है। लेकिन अभी इस वक्त कोविड-19 की महामारी के बाद जब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 2% से ऊपर नहीं उठ पाई है, फिर भी हम 7% पर सस्टेन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो थोड़े से प्रावधान है, 7 लाख तो बहुत बड़ी बात है। आप इनकम का स्लैब 2013-14 में देखिए और आज आप 2023-24 में जो 24-25 में जो स्लैब देख रहे हैं उसमें अंतर देखिए कितना है। अगर हम महामारी के काल के बाद भी अपने आप को सस्टेन करते आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी बात और, जीडीपी की बात कर रहे थे तो मैं कैलकुलेटेड वे में बता दूं कि 139% की जीडीपी में वृद्धि है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब भी हम भारतीय कर्ज को देखते हैं तो कर्ज को जीडीपी के आधार पर भी देखना चाहिए। जीडीपी की इंक्रीमेंट 139% की वृद्धि है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज भारत जैसे देश के लिए जहां जनसंख्या इतनी बड़ी है, उसके लिए इतने परसेंट की जीडीपी में वृद्धि करा जो आज तक कभी नहीं देखी गई। पिछले 75 वर्षों में यही अमृत चलिए ठीक है, ओके नेहा धवन, लौटूंगा आपके पास। प्रियदर्शनी सिंह, आपके पास भी मैं लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा मैं। लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बजट के विश्लेषण को लेकर कि आम जनता के लिए इस बजट में क्या खास है। जो लोगों की आस थी, क्या ये बजट उतना खास रहा है आम जनता के लिए या फिर नहीं। लगातार चर्चा हरियाणा न्यूज पर जारी है, आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस।